बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट चैप्टर को स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आप एमडी गेट की तैयारी करें, आप ई गेट की तैयारी करें हैं या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ से कंप्लीट चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस वन शॉट के अंदर हम एक एक क्वेरी को क्लियर करेंगे जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक्स क्लियरली तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सिंध आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से या बलोचिस्तान से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कंप्लीट चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि हम टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। ऐसी क्वेरी नहीं रहेगी जो आपको आगे समझना है, क्योंकि टॉपिक्स को हम बेस के तौर पर लेके चलते हैं, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि आप बायोलॉजी की कंप्लीट 60 चैप्टर पीएमडीसी के अकॉर्डिंग अपलोड है, और फिजिक्स का भी आज 13 चैप्टर हम पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स को। बाकी रह गए आपके 3 चैप्टर, उसके बाद फिजिक्स भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चले मेरे बच्चे स्टार्ट कर। अदर अकाउंट्स भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर टीच दुआ, फेसबुक के ऊपर दुआए जहरा, उसके बाद आप हमें टिकटॉक पे दुआए जहरा, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दी है, क्योंकि बताते बताते कोई चीजें इस टॉपिक की रह जाती हैं। इस वजह से मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि आपकी कुछ पॉइंट्स रह जाएं फिर आप पछताते भी हैं। तो हम एक एक चीज को, आपको पता है कि क्रिस्टल क्लियर करते हैं। कोई क्वेरी को मैं अपनी वीडियो के अंदर मिस नहीं करती। चले देखते हैं। आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द उसके क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स। और उन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है, आपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी है या आप हमसे पढ़ सकते थे, जब हम आपके लिए अपलोड करे थे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की वन शॉट लेक्चर्स, आपकी क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस इज सर्टेन डिस्टेंस, ईच डिस्टेंस सेपरेट डिस्टेंस hence कंपोज एनर्जी लेवल नोन एज शेल। देखें, ये मैंने पढ़ी है, ये खुद ही अभी समझ आ जाएगी। देखें, अब ये क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से पहले स्टार्ट करती हूँ। अब आपको पता है कि ये एटम का क्या होता है, थोड़ा सा नीचे करके बताती हूँ। ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज द एटम न्यूक्लियस। अब एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल होते हैं, यहाँ पे इसे सब शेल भी कहते हैं। ये देखें, एटम के गिर्द क्या मौजूद है, सब शेल कुछ इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, मौजूद है। अब इन सब शेल के अंदर ये देखिए, एटम का न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस लाजमी प्रेजेंट होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। ये देखिए, एटम है और ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस है, और एटम के न्यूक्लियस के गिर्द आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, याद रखिएगा, ये सबशेल्स हैं। दिस इज सबशेल, दिस इज सबशेल। ये सारे क्या है, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, सबशेल लगे हुए हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब ये सबशेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। हर एक सबशेल है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जरा आप देखते जाएं, हर सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे। देखें, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द क्या मौजूद है, सब शेल्स मौजूद है। इतना क्लियर हुआ। और सब शेल्स के अंदर यानी कि सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, इसे आप शेल्स कहते हैं। एटम के गिर्द जो क्या मौजूद होते हैं, शेल्स मौजूद होते हैं। शेल्स आपको पता है, फिर केमिस्ट्री के होते के एल एम एन, ये तीन क्या होते हैं आप लोगों के पास, शेल्स होते हैं। और शेल्स के अंदर आपको पता होगा सब शेल्स होते हैं एस पी डी एफ। सही, ये शेल्स है, और शेल्स के अंदर मजीद सब शेल्स मौजूद होते हैं, ये चीज आपको पता होगी। अब न्यूक्लियस के गिर्द क्या मौजूद है, शेल्स मौजूद है, और शेल्स के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, रिवॉल्व करे हैं। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस है,
इसका शेल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा करीब है, और ये जो एटम है से न्यूक्लियस से ये वाला शेल थोड़ा सा दूर है, और ये शेल थोड़ा और दूर है एटम के न्यूक्लियस से, और ये शेल जो है वो थोड़ा, यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये लाइन एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है कि हर एक न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल होगा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से अलग अलग होगा। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, समझे, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से इस शेल का डिस्टेंस है वो कम है, इस शेल का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इस शेल का डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा है, और इसका डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर आप देखें तो न्यूक्लियस के गर्द जितने भी शेल्स होते हैं उनका डिस्टेंस सेम नहीं होता, हर एक शेल का अलग अलग डिस्टेंस होता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं वो अपने एक, याद रखिएगा, डिस्क्रिएट डिस्टेंस पर होते हैं। हर एक शेल का अलग अलग फासला है, हर एक शेल का अलग अलग डिस्टेंस है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे अलग अलग तरीके से क्या होंगे, प्रेजेंट। या डेफिनेशन पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट या फिर न्यूक्लियस के सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं। ये शेल करीब है तो इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, ये शेल दूर है इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ये शेल इससे भी दूर है इसका डिस्टेंस और भी ज्यादा है, ये शेल इससे दूर है इसका डिस्टेंस और भी ज्यादा है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में एक डिस्क्रिएट डिस्टेंस पर, डिस्क्रिएट डिस्टेंस का मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस, ज्यादा, हर किसी शेल का अपना अपना डिस्टेंस होगा। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ईच डिस्क्रिएट सेपरेट डिस्टेंस होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। और इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल को आप शेल को एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं, इन्हीं एनर्जी लेवल को आप क्या बोलते हैं, शेल कहते हैं। ये देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, बाद में आप रिक्वेस्ट ना करते फिरे कि मैम हमें नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मैं अगेन देखती जा रही हूँ कि आपको सारी चीजें नजर आनी चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट डिस्टेंस कॉरस्पॉन्ड एनर्जी लेवल, जो फासला होता है उसे आप शेल कहते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए ये बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल पर, उस वो कैसे, व्हाट इज द कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। अगर एक शेल हो तो आप, ये क्या नंबर ऑफ शेल है, ये क्या नंबर ऑफ शेल्स, दिस इज द नंबर ऑफ शेल्स। अगर एमसीक्यूज में एक शेल पूछा जाए तो आपने यहाँ पर एक लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू 2 1 दा 2 ही हो जाएगा। सो ये आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल नंबर 2 में प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 10, तो एन ई इज इक्वल टू 2, एन की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने बी प्रिपरेशन रहना है, बी प्रिपरेशन आप लोगों ने रहना है। क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया कि जो भी आप लोगों का नंबर ऑफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वो आपने ये एन की जगह पुट करने हैं, भले 1 हो, भले 2 हो, भले 3 हो, भले 4 हो, एंड मैक्सिमम 100 उन तक इलेक्ट्रॉन्स हो। आप इजीली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर जो आखिरी शेल होता है, न्यूक्लियस के सबसे आखिर वाला शेल, इसे आप कहते हैं लास्ट शेल भी कहते हैं, लास्ट शेल ऑफ एटम, इसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं लास्ट शेल एटम भी आप लोग किसे कहते हैं, या इसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो कि एटम से बहुत दूर, आउटर मोस्ट शेल जो कि एटम से बहुत ज्यादा दूर होता है, उस शेल को आप लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। द आउटर मोस्ट शेल जो न्यूक्लियस है इसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल के अंदर उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए जो आउटर मोस्ट शेल होगा न्यूक्लियस का उसे सिंप्लीफाई आप कहेंगे वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना आपने क्लियर रखना है। अब
इतना आई थिंक मैं फील करती जा रही हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ हायर एनर्जी, जो सबसे ज्यादा दूर, देखिए ये एटम है, एटम से सबसे ज्यादा दूर वाला जो वैलेंस शेल होगा, जो वैलेंस शेल होगा उसमें हायर एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जो आउटर मोशन। लेकिन एक खासियत, ये लेस टाइटली बाउंड होता है, यानी कि ये इतना टाइटली बाउंड नहीं होता जितने ये वाले शेल टाइटली बाउंड। हाँ, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये एमसीक्यूज आता है। व्हाट द शेल इज अ हायर एनर्जी, व्हाट द शेल इज, मैं सीधा लिख लू ना, थोड़ा ना उल्टा जा रहा है। व्हाट द शेल इज हायर एनर्जी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पता होता, टीचर बताएं, तो मैंने बता दिया है कि दिस इज कॉल्ड, आपको वैलेंस शेल दिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है आउट, या आपको नाम बिगाड़ने के लिए आपको सिंपलीफाइड शेल दिया जा सकता है। सी में आपको बोथ दिए जा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। डी में आपको नन दिया जा सकता है। तो बी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने रहना है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये आपको पता है क्या होगा, वैलेंस शेल होगा, इतना आपने क्लियर रखना है। लेकिन ये लेस टाइटली बाउंड होगा, ये टाइटली बाउंड नहीं होगा। टाइटली बाउंड वो होंगे जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। देखिए ये शेल्स न्यूक्लियस के थोड़े क्लोज हैं, तो ये टाइटली बाउंड होंगे, और ये आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, सो ये लेस टाइटली बाउंड होगा, लेकिन इसकी एनर्जी वो ज्यादा होगी। इतनी चीज आपने क्लियर रखनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन द सफिशिएंट एनर्जी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, गेन आउट करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्या होता है, फासले पर और दूर होता है। उसके बाद है फॉर्म द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्री एटम एंड दिस इज बेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये बेस रखता है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी बेस रखता है। इसको आप नोट कर लें। मैं हट जाती हूँ और मैं पानी भी पी लेती हूँ, आप नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए लिखी हैं, जो कि और ज्यादा टॉपिक आपको फील करवाएंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होता है, वैलेंस शेल के अंदर। और मैंने आपको वैलेंस शेल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी। बच्चों ये एटम का लास्ट शेल है, और एटम के लास्ट शेल को आप क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ वैलेंस शेल। अब याद रखिएगा वैलेंस शेल जो होता है उसकी हाई एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन वो लेस टाइटली होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस के करीब वाले होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी कम होती है और वो टाइटली बाउंड होते हैं, ये लेस टाइटली बाउंड होता है। ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्योंकि ये टेस्ट के अंदर आता है। अगर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनफ द एडिशनल एनर्जी टू लीव अ वैलेंस शेल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट व्हाट नोन एज द कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों, वैलेंस शेल के बाद जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल है जो कि एटम का आखिरी शेल है, यहाँ पर भी मौजूद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये जो वैलेंस शेल के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल को भी छोड़ के चले जाते हैं। जब ऐसा फेनोमेना हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल को छोड़ कर दे, इतनी ज्यादा एनर्जी हो, इतनी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी हो जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बाद मौजूद होती है, कि वो अपनी वैलेंस शेल को ही छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पास कि वो अपनी वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से तो वैलेंस शेल के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। सो यहाँ पर कुछ गैप्स फिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी गैप, इलेक्ट्रॉन चला गया तो गैप फिल हो गया, यहाँ पर भी गैप,
यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप और यहाँ पर भी गैप है। सही हो गया जी? हो गया? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? गौर से देखें। जी हाँ। अब जब वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और वहां पर गैप्स फिल हो जाए, ऐसे गैप्स को आप कहते हैं कंडक्शन बैंड। देखें, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने ही शेल को छोड़ के अगर बाहर चले जाएं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, इस वजह से हम इसे कंडक्शन बैंड्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है, जो वो जंप करके जाए वैलेंस बॉन्ड से, कहां पर जाए? कंडक्शन बैंड की तरफ। सो ऐसे बैंड्स को आप कहते हैं एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। इतनी चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि जो डिफरेंस होता है एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, किसके दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस होता है? वैलेंस बॉन्ड और जो कंडक्शन बॉन्ड है, इन दोनों की अगर हम डिफरेंस की बात करें, चेंज की बात करें, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो उससे सिंप्लीफाई भी आप एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप कहते हैं। इतना क्लियर है? अब यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि व्हाट द कंडीशन इन विच द इलेक्ट्रॉन, ये सवाल आता है, व्हाट द कंडीशन इन विच द इलेक्ट्रॉन आर लीव द वैलेंस शेल दैट प्रोड्यूस अ गैप, दैट गैप नेम इज, तो आपने याद रखना है कंडक्शन बैंड। एक ऐसा गैप जब इलेक्ट्रॉन अपने, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लीव द शेल, इलेक्ट्रॉन आर लीव द वैलेंस शेल एंड लीव द वैलेंस शेल ऑफ द एनवायरमेंट, वो फिर एनवायरमेंट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट बैंड ही कॉल्ड, व्हाट बैंड, उसको हम क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, उसे हम कंडक्शन बैंड से करेंगे। ये चीजें आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो बी प्रिपरेशन रहना है टॉपिक की। ये पॉइंट्स भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसको समझाने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। सो एक लाइक और कमेंट तो सब्सक्राइब बनता ही है। तो आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। सिंस अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंसुलेटर क्या है, आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर क्या है और आपके पास कंडक्टर्स क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों। इंसुलेटर्स एक ऐसा मटेरियल, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये तीनों टर्म्स के बारे में सुना होगा, लेकिन डिटेल हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। बच्चों इंसुलेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास याद रखिएगा, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं इंसुलेटर्स में। कंडक्शन बैंड्स में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वैलेंस शेल से लीव हो जाए और लीव होने में उस प्लेस पर गैप्स पड़ जाए, उसे हमने बोला था कंडक्शन बैंड्स। अब जो वैलेंस बैंड है, इसके अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इतने इतने बड़े फासले से, इतने बड़े बैंड गैप से कंडक्शन बैंड पर नहीं पहुंच सकते, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ यहीं रहते हैं और ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे कंडक्टर्स को आप कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे कंडक्टर है, इसके अंदर वैलेंस जो बैंड है वहां से फासला इतना ज्यादा होता है कि दे डू नॉट मूव द कंडक्शन बैंड, दैट कंडक्टर इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। सही, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड हुए होते हैं। ये चीज आपने फर्स्ट पॉइंट। अब एक और देखें, फिर ये नीचे वाली पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर भी कंडक्शन बैंड होता है और इसके अंदर भी वैलेंस बैंड होता है, लेकिन यहाँ पर फासला थोड़ा कम है यहाँ से, यानी कि ये याद रखिएगा, कभी ये कंडक्ट करते हैं, कभी कंडक्ट नहीं करते, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, गैप कम है और गैप के कम होने की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि गैप कम है। और यहाँ पर जो गैप था बहुत ज्यादा था और इस गैप ज्यादा होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंसुलेटर से कभी भी मूव कर कर कभी भी वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड्स की तरफ नहीं जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ से चले भी जाते हैं। सही, ये चीज आपने, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होते हैं और ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर्स। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लेस टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद है हमारे पास कंडक्टर्स। ये था सेमीकंडक्टर और ये था इंसुलेटर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर में जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, इनके दरमियान में फासला होता ही नहीं है। क्या बोला? यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, दे कैन नॉट डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में कोई भी फासला नहीं होता और ना फासला होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इजिली कहाँ जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े जा सकते हैं और यहाँ के तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है और यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली थोड़ा बाइंड है। यहाँ पर जो कंडक्टर है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर है, गौर से देखिएगा कि जो एनर्जी बैंड होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के अंदर, वो जंप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, इस वजह से वो जंप नहीं कर सकते। कहाँ पर जंप नहीं कर सकते? वैलेंस कंडक्टर बैंड की तरफ वो जंप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? वाइड होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूती से। उसके बाद डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। याद रखिएगा, इंसुलेटर आपने सुना होगा, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते? आपको पता भी चल गया, डेफिनेशन बस टीचर्स लिखते हैं, डिटेल में तो आज आपको पता चला है कि वैलेंस बैंड इतना ज्यादा टाइटली बैंड होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा टाइटली बैंड होते हैं कि वो कंडक्शन बैंड तक तो जा ही नहीं सकते, कंडक्शन बैंड की तरफ जा ही नहीं सकते। उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही जो है वो कंडक्ट नहीं होती। तो याद रखिएगा, इंसुलेटर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते, जंप ही नहीं करते। कहाँ पर जंप नहीं करते? वैलेंस कंडक्टर में तो जंप ही नहीं करते। उसके बाद डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। जैसे कि प्लास्टिक, आप कोई भी प्लास्टिक ले लें, अब आप प्लास्टिक में से क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगी, क्योंकि वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है, सो इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकती। आप रबड़ की बात करें, अब जो बच्चे जो कॉपी होती है उसके ऊपर वो पेंसिल से लिख रहे होते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो बच्चे वहां से क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो हमने रबड़ देखी होगी। उसके बाद है मीका, मीका के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसके बाद क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसके बाद जो एनर्जी गैप होते हैं वो इनके अंदर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, यहाँ पर स्मॉल होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजिली जंप करते हैं वैलेंस कंडक्टर की तरफ। क्या बोला? कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली जंप करते हैं वैलेंस कंडक्टर बैंड की तरफ आफ्टर गेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करने के बाद ये क्या करते हैं? ये जंप करते हैं वैलेंस कंडक्टर बैंड आफ्टर गेनिंग द स्मॉल अमाउंट, इनके पास एनर्जी इस वजह से। जैसे कि आप सिलिकॉन की बात कर लें, अगर मैं आपको बताने देखूं, क्लियर नजर आ रहा है? बाद में आप रिक्वेस्ट ना करते पड़े, अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये वाली साइड अभी नजर आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये साइड की तरफ आप फोकस करें। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। अब स्टूडेंट देखें, अगर आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल पता होगा। अब आपको पता है, मैं देखूं नजर आएंगे यहाँ, आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है, ये आपको पता है। अब 118 एलिमेंट्स में से 118 एलिमेंट है मौजूद,
पीरियोडिक टेबल में कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर एक फर्स्ट ए ग्रुप होता है और दूसरा फर्स्ट बी ग्रुप होता है, और फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है वो फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ए एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ए एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ ए एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा ना। फिफ्थ ए एलिमेंट, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ एलिमेंट, सही इतने एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है फर्स्ट ए ग्रुप जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। उसके बाद फर्स्ट ए में आपको पता है कि लिथियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, देखिए ना पोटेशियम, इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता है। और उसके बाद रुबिडियम आता है, कैल्शियम आता है और फ्रांशियम आता है, ये आपने पढ़े होंगे। और सेकेंड ग्रुप के भी एलिमेंट्स को आपने पढ़ा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बेरिलियम आपने पढ़ा, सॉरी सही बेरिलियम आपने पढ़ा होगा इजिली तरीके से और क्लियर तरीके से पढ़ा होगा बिल्कुल। उसके बाद मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, उसके बाद बच्चों आपने स्ट्रोंटियम पढ़ा होगा, बेरियम पढ़ा होगा और यहाँ पर इंडियम पढ़ा होगा, नहीं रेडियम। सो ये आपने पढ़ा होगा, ये एलिमेंट्स, ये केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें यहाँ पर लिखी हूँ। और थर्ड ए ग्रुप के अंदर बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, गैलियम आपने सुना होगा नाम बहुत ज्यादा, एंडियम आता है और थेलियम आता है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद जो फोर्थ है ग्रुप है, फोर्थ है ग्रुप, इनको आप कहते हैं अल्कलाइन मेटल, इनको आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको आप कहते हैं बोरोन फैमिली, इसको आप कहते हैं कार्बन फैमिली, पढ़ा होगा। कार्बन, एल्यूमिनियम, जर्मीनियम, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। आपने टिन पढ़ा होगा, आपने लीड पढ़ा होगा, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी केमिस्ट्री की सेकंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपने फिफ्थ ग्रुप्स के बारे में भी कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि ये मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये चीज लिख रही हूँ ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। उसके बाद फिफ्थ ग्रुप के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनको सिंप्लीफाई नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन आता है, सिलिकॉन भी आपने सुना होगा, आपने आर्सेनिक भी सुना होगा, एंटीमनी भी सुना होगा, सारे एलिमेंट्स आपने सुने होंगे। उसके बाद बिस्म्यूथ भी आपने सुना होगा। उसके बाद सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट जिसे आप ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। अब ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, ये भी आपने सुने होंगे नाम, क्योंकि आप इससे वाकिफ होंगे। ये सारी जो चीजें हैं, सेलेनियम है, टेलुरियम है, उसकी टेलुरियम कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपके पास है पोलेनियम। आपने सेवेंथ ग्रुप को हेलोजेंस, ये तो सबको याद होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक, सही। उसके बाद एटे ग्रुप, एटे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, नोबल गैस फैमिली, जिसके अंदर आता है आपके पास हीलियम आता है, ये भी आपने सुना होगा, आर्गन आता है, क्रिप्टोन होता है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन, ये आपने पढ़ी होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है सिलिकॉन। सिलिकॉन किस ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकॉन यहाँ पर देखें, ये है फोर्थ फिफ्थ ग्रुप का जो कि नाइट्रोजन फैमिली का है। सो इसमें से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जर्मीनियम के अंदर भी और आर्सेनिक के अंदर भी होती है, ये चीज आपने याद रखनी है, इस वजह से ये चार्ट लिखा है मैंने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो वैलेंस बैंड होते हैं उनकी कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं एनर्जी गैप्स के साथ। यहाँ पर आप कॉपर की बात कर लें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम हमने कहाँ पर देखा था, यहाँ पर मैंने लिखवाया था कार्बन फैमिली के अंदर, आपने देखा था, सॉरी एल्यूमिनियम का आपने देखा था यहाँ पर बोरोन फैमिली के अंदर। सो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, NS1 से लेकर NS2 तक, ये S को फाइंड करने का, S ब्लॉक को फाइंड कर, ये अब हम केमिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये डिटेल आपको जानना जरूरी है। इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अब मोबाइल को घुमा रही हूँ। ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा नीचे से भी आप देख लें तो चलें अब
सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं ये 3 जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है और कंसंट्रेशन के साथ समझना है। यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन एटम लिया है, और सिलिकॉन एटम से लेने से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम, एमडी गेट और नीट और एकेट में इसके बहुत सवाल बनते हैं। देखें बच्चों, ये है एटम जो है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन के एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। कितना होता है? सिलिकॉन के जो एटम है उसका जो नंबर होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, वो होता है 14 एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता है। उसके बाद सिलिकॉन की साइड में उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं, आपको पता है। और जो इसका फर्स्ट शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के, और जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल कितने हुए? 10, बाकी बचे 4। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उसके होते हैं वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ताकि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपको क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसका बहुत ज्यादा किरदार है। तो उस टॉपिक के अंदर भी हम लोग उसकी गहराई के अंदर चलेंगे। स्टूडेंट्स देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना था? 14। इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं? 4। सो ये है सिलिकॉन का एटम। अब उसके बाद मैंने सेकंड डायग्राम जो बनाई है ना, इसमें हमने सिलिकॉन एटम नहीं चाहिए, हमें बनाना है सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम कैसे बनाएंगे ये चीज आपने देखनी है। अब ये भी मैंने एक सिलिकॉन का आइटम लिया, और ये भी मैंने एक सिलिकॉन का आइटम लिया, ये भी और ये भी। 5 मैंने क्या लिए हुए? सिलिकॉन के एटम्स लिए हुए। क्यों लिए हुए हैं? ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूं, इस वजह से लिए हुए। देखिए मैंने इनके वैलेंस शेल ड्रॉ किए हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर का है, क्या है? वैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट है। हम फर्स्ट शेल की बात नहीं करते, हम सेकंड शेल की बात नहीं करते, हम लास्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं हम उसकी बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी जिसे हम कहते हैं। अब मैंने सिर्फ वैलेंस शेल यहाँ पर ड्रॉ किया है, वैसे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। लेकिन लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का वैलेंस शेल, ये भी वैलेंस शेल, इसका भी वैलेंस शेल, ये भी सिलिकॉन का क्या है? वैलेंस शेल है। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्या समझना है? कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब हमें बनाना है इसका एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना है, और कैसे बनाएंगे वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखें, टॉपिक का फील करें मेरे बच्चे, टॉपिक का फील करते जाएं, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही? अब देखें, अब ये सिलिकॉन के चार चार क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस वाले को देगा। और ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस सिलिकॉन को दे देगा। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये खाली था, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, ये वाला जो सिलिकॉन था। एक वैलेंस शेल, इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन ने इसको शेयर किया, और इसने फिर इसको शेयर किया, इसने फिर इसको शेयर किया। इस तरीके से जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते गए, तो उसको हम कहेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल। अब सिलिकॉन एटम से सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बना? जब उन्होंने अपने वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लॉस किया है। सो ये चीज आपने याद रखनी है, और ये बन जाता है आप लोगों के पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल। उसके बाद जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग करवाई हुई है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस करती है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि होल्ड होता है सिलिकॉन के एटम के साथ। यानी यहाँ पर हमने क्या कराई है? सिलिकॉन एटम्स की क्या करवाई है? म्यूचुअल शेयरिंग करवाई है। और जब हमने म्यूचुअल शेयरिंग करवाई है, तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करें, किसको प्रोड्यूस करे हैं? कोवलेंट बॉन्ड को, जो कि एटम के मिलने के साथ वहां पर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज हम पढ़े हैं।
उसके बाद हमारे पास है ये वाला, ये भी सिलिकॉन का एटम और ये भी सिलिकॉन का एटम है। अब इसके गिर्द क्या है, आप लोगों के पास चार चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग करने के बाद ये जो हीट एनर्जी है, वैलेंस शेल की वैसे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम एक अलग से इसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। सो हीट एनर्जी देने से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस शेल से निकलकर जंप कर लेंगे, और जंप करने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल की मैंने पढ़ा चुकी हूँ उसकी वैकेंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ पर देखें, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से, इसके भी वैलेंस शेल में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन से। तो हमने इसको जैसे हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी की देने से इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए, और बाहर निकलने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्लियर है? ये देखें, एन इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब है डज नॉट डिपेंड द अमाउंट, जो के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का वो मतलब है जो के अमाउंट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सही हो गया? सही हो गया? सही होगा। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर इनफ होती है। इस केस के अंदर मैंने तीनों केस जो टेस्ट के अंदर आते हैं उन तीनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन क्या करें, जंप करेंगे, तो वहां पर कंडक्शन के बैंड्स बन जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, और बाहर निकलने से यहाँ पर बन गए कंडक्शन बैंड्स, यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर वैकेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। और वैकेंसी जब खाली हो जाती है तो ऐसे वैलेंस शेल को आप सिंप्लीफाई क्या बोल देते हैं, होल, कि यहाँ पर जो वैलेंस शेल है वहां पर होल हो गया है। क्यों होल हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने, देखें होल क्यों हुआ है, इस वजह से होल हुआ है क्योंकि वो हीट एनर्जी देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल से बाहर निकल गया, और वैलेंस शेल से बाहर निकलने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पर क्या बन गए, होल बन गए। ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें पूछी जाती हैं कि ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी है, कि वैसे ये खाली एक सिलिकॉन एटम था, आप यहाँ पर सोडियम भी ले सकते थे, मैं थोड़ा मार्कर उठा लूं, यहाँ पर आप स्टूडेंट सोडियम भी ले सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलिकॉन इसके लिए बेस्ट रहा मेरे लिए। अब 14 इसका एटॉमिक नंबर है। मैंने बताया फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन, लेकिन हमें तो सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना था, तो हमने 5 यहाँ पर सिलिकॉन के वैलेंस शेल्स बनाए, वैलेंस शेल्स, और उस वैलेंस शेल में हमने म्यूचुअल शेयरिंग करवाई कि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, और लॉस करने से उनकी शेयरिंग हो गई, वो वहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड की होल्ड बन गई टुगेदर। अब यहाँ पर हमने 2 सिलिकॉन के एटम ड्रॉ किए, इसकी जो ये बाहर निकल गए अपने शेल में से, आखिरी वैलेंस शेल में से, यहाँ पर वैकेंसी हो गई, और वैकेंसी के होने से वहां पर क्या हो गए, होल काइम्स हो गए। सो आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आता है जो कि हर साल मैंने देखा है आता रहता है। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यही एमसीक्यूज आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा था लेकिन आपको बताया नहीं, ये एमसीक्यूज आता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं किसी भी कंडक्टर में से, ये कोई कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम कोई कंडक्टर बना देते हैं, अब इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन क्या करें, लेफ्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, कुछ इस तरीके का सवाल भी आ सकता है, और फिर वहां पर वैकेंसी रह जाए, वैसे वैलेंस शेल को के अंदर हम कहते हैं कि उस वैलेंस शेल में क्या हो गए हैं, छोटे छोटे से, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो उस वैलेंस शेल में क्या हो चुके हैं, होल हो चुके हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, कि किस तरीके से जो
होल्स हैं उसमें से आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकलते हैं और वहां पर होल बन जाते हैं। सो किस तरीके से ये होता है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल वही सिलिकॉन के लिए है, क्योंकि सिलिकॉन की एग्जाम्पल ज्यादातर फिजिक्स के अंदर दी जाती है। सो हम यहाँ पर वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। बाहर हम कोई भी चीज को एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि बिना वजह आपका टाइम खराब होगा और हम ऐसा नहीं करने चाहते। सो यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि हर चीज फील होती है कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, चीज जल्दी समझ आएगी। कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, क्वेरीज कभी भी क्लियर नहीं होगी। क्वेरीज को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। चले समझते हैं बच्चों, ये एक सिलिकॉन का एटम है और ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। मैंने यहाँ पर इसकी वही क्या बनाए हैं, वैलेंस शेल बनाए हैं। क्या बनाए हैं, वैलेंस शेल। और आपको पता है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से सिलिकॉन के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या चला गया, बाहर चला गया, लीव हो गया अपने वैलेंस शेल से। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, गैप बन गया। अब गैप बनने से क्या होगा, देखें, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर से बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने लीव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही अपने वैलेंस शेल को लीव किया है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा। अब इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर क्या बन चुका है, गैप बन चुका है। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद था तब सही था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, एक गैप बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अ गैप। यहाँ पर क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन का गैप बन गया। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेंज से लीव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस शेल के अंदर से लीव होते हैं, सो वहां पर एक होल बन जाता है, वहां पर एक स्ट्रेंथ क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। अब इस होल को फिल करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास आएंगे। अब इस होल को फिल करने से, ये जो होल है आप लोग देख सकते हैं, ये जो होल है, अब होल को फिल करने से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस होल के अंदर आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से खुश आबाद कर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर आप लोग देख रहे हैं। अब ये जो सिलिकॉन का आइटम है, अब ये यहाँ पर गैप पड़ जाएगा, अब यहाँ पर गैप हो गया, बड़ी मुसीबत हो गई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस गैप को इसने फिल कर दिया। अब ये वाले ये वाला जो गैप है, इसको कौन फिल करेगा, सो इसको फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा। भाई ये ऐसे जर्नी स्ट्रेस चलती रहेगी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी क्या बन गया है, गैप बन गया, और इस गैप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहा अभी। सो ये वाला गैप क्या करेगा, इसको आगे फिल करेगा और ये अब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सही हो गया। अब ये खाली है, इसको बेचारे को सुकून नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है भाई तू ले ले। वो नहीं जो बिग सिस्टर्स होती हैं, बिग सिस्टर, वो हमेशा फंसती हैं, या बिग ब्रदर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स हमेशा फंसते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उन्हें हर कुर्बानी दे देनी पड़ती है। बिग सिस्टर या फिर बिग ब्रदर, उन्हें क्या देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है छोटे बहन भाइयों के लिए। ऐसे ही बच्चों, इसने बेचारे ने कुर्बानी दे ली, अभी तक तो कुर्बानी हो रही है, वैसे भी कुर्बानी वाली ईद आने वाली है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हम मिलेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। ये ईद होती है 3 दिन, फिर 3 दिन का गैप्स पड़ जाएंगे, क्योंकि ईद इज इम्पोर्टेंट एंड देन सेलिब्रेट्स इट। सो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना, मैम क्या बता रही है, क्लियर हो गई है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर से एक गैप सा बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, गैप। अब ये वाला बोल रहा है नहीं भाई तू खाली नहीं देगा, मैं आता हूँ, तो ये आके इसको भर देगा जिस तरीके से। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएगा अब इसके पास, इससे भी फील नहीं हो रहा होगा भाई ये खाली है। सो यहाँ से आपने क्या फील किया, यहाँ से आपने ये फील किया, ये जो पूरा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, नेगेटिव है।
लेकिन जो वैकेंसी, जो खाली जगह बच गई है और जो होल बन गए हैं वो अपोजिट पोल है। कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो अपोजिट पोल कुछ इस तरीके से। एमसीक्यूज क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो वैकेंसी, जब इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़ के ही चले जाते हैं, सो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं या नहीं, कोई भी नहीं होते। तो याद रखिएगा जो होल्स और जो वैकेंसी वो छोड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, चार्ज पॉजिटिव होती है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोग सब जानते हैं कि जो चार्ज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर यहाँ से शुरू हुई थी बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, चाहे वैकेंसी छोड़ दे जाएंगे, फिर उस वैकेंसी को फिल करने से दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इसको हमने कनेक्ट किसके साथ किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। इस वजह से ये वाला प्रोसेस हो रहा है। अगर बैटरी के साथ कनेक्ट ना करते, दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड। सो इस वजह से इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया था, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। और इलेक्ट्रॉन निकलते गए, गैप होते गए, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, गैप होते गए, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, फिर गैप होते रहे। इतना आपको क्लियर हो गया? आगे चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो हम पढ़ने वाले एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एमडी गेट के स्टूडेंट से, आप ई-गेट की तैयारी करें, आप नीट के स्टूडेंट से, ये क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट से, सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टीच दुआ यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वहां पर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आपको आती रहेगी। और हमारे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर जनरली नॉट अ गुड कंडक्टर। आप ये ना समझ लें कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ये ना समझ लेना। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कभी भी अच्छे कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स होते नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब हम इम्प्योरिटी हो जाती है एटम से। कंडक्टिविटी आपने फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। कब बढ़ती है, जब हम किसी भी एटम के अंदर कोई नई चीज डालें, कोई इम्प्योरिटी डालें। सो ऐसे प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। देखें, मैं अगेन बता रही हूँ कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इज नॉट अ गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर तो होते ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपने फील करना है। उसके बाद जब आप इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज डालें, ये कोई भी एटम है, ये देख लें, कोई भी इम्प्योरिटीज डालें और इम्प्योरिटीज डालें किसी भी एटम में, सो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं डोपिंग। अगेन आई विल टेल यू कि कोई भी एटम, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता। आप किसी भी एटम के अंदर एक इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, सो ऐसे प्रोसेस को आप डोपिंग कहते हैं। उसके बाद ये वाली जो डोपिंग है ये आपको क्लियर होगी कि डोपिंग क्या होती है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का प्रोसेस को समझना, इसे याद करना, ये भी बहुत ज्यादा आसान है कि जब इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका कॉन्सेप्ट आप देखें थोड़ा सा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है डज नॉट डिपेंड मैटर, ये कोई भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होता है वो मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये चीज मत भूलेगा, ये चीज अगर भूल गए तो फिजिक्स भूल गए, ये चीज भूल गए तो फिजिक्स भूल गए, इसको मत भूलेगा। फिर बता रही हूँ। सो यहाँ पर देखें, जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी पेंटावालेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब होता है 5, 5 वाले
किसी भी एटम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, ये समझ लें गर्मी बहुत ज्यादा है, सांस बंद हो रहा है। स्टूडेंट देखो बोर्ड भी क्लियर नजर आना चाहिए, सपोर्ट करें स्टूडेंट्स, हम आपकी इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको भी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब देखो कहाँ पर थे, यहाँ पर, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक तरह का क्या है, सेमीकंडक्टर है। और इस सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या ऐड की है, पेंट्रावोलेंट, पेंट्रावेलेंट एटम को क्या किया है, ऐड किया है। अब पेंटावेलेंट जितने भी एटम है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक एटम को उठाकर इस सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर दिया है। सो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही हो गया कि जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई पेंटावोलेंट एटम को ऐड करें, 5 वाले एटम को ऐड करें, सो ऐसे सेमीकंडक्टर को आप कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ डेफिनेशन की फॉर्म में कुछ चीजें लिखी हैं कि टू इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उतनी ज्यादा जो पेंटावोलेंट की इम्प्योरिटी है उसको हमें ऐड करना होगा कोई भी सिलिकॉन मटेरियल, यानी कि कोई भी सिलिकॉन मटेरियल है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये कुछ इस तरीके से सिलिकॉन्स है। अब इनकी जितनी भी कंडक्शन हमने बढ़ानी होती है, हम उतनी इम्प्योरिटी को ऐड कर दें। ये नहीं कि हमें 12 ग्राम कंडक्शन बढ़ानी हो, 15 ग्राम कंडक्शन, आप उसके अंदर इम्प्योरिटी लगा दे 20 की, सो ये गलत हो जाएगा। इम्प्योरिटी क्वांटिटी उतनी ऐड करेंगे जितना आप सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं किसी चीज को, आप उतनी ही पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे कोई भी सिलिकॉन मटेरियल। ये कोई भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसे आप समझ लें, ये कोई भी सिलिकॉन का क्या है, सेमीकंडक्टर है। मैं बार बार कहती हूँ कि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, ओनली कॉन्सेप्ट पर एग्जिस्ट करती है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से बाहर है नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फिजिक्स क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिजिक्स भी क्लियर नहीं होगी। फिजिक्स एग्जिस्ट ही कॉन्सेप्ट पर करती है, कॉन्सेप्ट इज क्लियरिटी, फिजिक्स इज वेरी वेरी क्लियरिटी। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पैसों के बिना तो कोई अपना मुंह भी नहीं दिखाता, ये चीज आपने याद रखनी है। सो ये आपको फ्री में नॉलेज मिल रही है, बहुत ही अच्छी, सो इसको आपने फोकस करना है और हमें सपोर्ट करनी है। सही, अब देखें, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, उन्हें भी देखते हैं। बस कॉन्सेप्ट को फील करें, एक बार और बता रही हूँ, कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आप कोई भी पेंटावोलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर लेते हैं, जितना आपको कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए, फिर उससे कंडक्टर को आप एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब याद रखिएगा, अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजोरिटी, बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी में कैरियर्स पाए जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स पाए जाते हैं वो होल्स। आपको पता है कि होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये फर्क आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि जो एन टाइप जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो कौन से हैं, याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एन टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो कौन से हैं, तो याद रखिएगा एन टाइप के अंदर जो आप लोगों के पास माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स। होल्स इट इज अ माइनॉरिटी कैरियर फॉर दिस, किसके अंदर, आप लोगों के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ऐसे ही आप लोगों के पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। ये मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, सो कहाँ पर दो, यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर, सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों ने। सही है, फोकस से बात बनती है, फोकस से काम चलता है। सही हो गया, सो यहाँ पर आपने फोकस करना है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये कोई भी बोरोन है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 3।
बोरोन एक टेट्रावेलेंट होता है। अब ये हम साइड में इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करवाते हैं सिलिकॉन की। तो ये सिलिकॉन के वैलेंट शेल है, सही। और सिलिकॉन के वैलेंट शेल के अंदर मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। उसके बाद बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। और यहाँ पर जो सॉरी, इसमें जो बोरोन जो है, हाँ, बोरोन का बोरोन जो है उसके वैलेंट शेल में अंदर सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी हमने वैलेंट शेल लिया है, वैसे इसका नंबर। अब देखें बच्चों, जो बोरोन है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो टेट्रावैलेंट कहला रहा है, ट्राइवैलेंट, सॉरी ट्राइवैलेंट। इस वजह से वो ट्राइवैलेंट करवा रहा है। सिलिकॉन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बोरोन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों से एक्सेप्ट करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी और ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा और ये खुद फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल जो है बोरोन का, वहां से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं वैलेंस शेल में, तो और भी कमी हो जाती है। फिर ये इससे क्या लेगा, सारे निकल गए हैं, फिर ये सिलिकॉन से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पर थोड़े थोड़े होल्स भी बन जाएंगे जहां जहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और याद रखिएगा जो पी टाइप, ये पी टाइप की बात करें, जो पी टाइप होती है सेमीकंडक्टर्स, उसे हम एक्सेप्टर डोपिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहता है, एक्सेप्ट करता रहता है। क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि बोरोन है, बोरोन का जो वैलेंस शेल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये बार बार क्या निकलते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बच्चों इस वैलेंस शेल से बाहर निकलते रहते हैं, तो बाहर निकलने से ऐसी चीज होती है, बाहर निकलने से उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी उसमें वैकेंसी हो जाती है, उसके अंदर होल्स हो जाते हैं। और होल्स हो जाने की वजह से, खाली जगह की वजह से, सो वहां पर स्ट्रेस वो खाली हो जाता है। सो ये इसकी हेल्प करते हैं और इसे स्टेबल होने में हेल्प देते हैं। इस वजह से टी टाइप जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स है उसे आप एक्सेप्टर ड्रॉपिंग भी कहते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है स्टूडेंट से याद रखनी है, क्लियर करना है आप लोगों ने इस टॉपिक को। अब ये हम बात कर रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की नहीं बात करें, यहाँ पर हम टी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें। तो टी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो है, जो मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं होल्स, ज्यादा से ज्यादा होल्स बनते हैं। और जो माइनॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिएगा जो कि एन टाइप पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है वहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। और याद रखिएगा जो यहाँ पर पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है वहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों वैकेंसी हो जाती है, वहां से जगह खाली हो जाती है और जगह के खाली हो जाने की वजह से, जगह के खाली होना जाने की वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा गैप्स रह जाते हैं। सो यहाँ पर जो मेजोरिटी पाई जाती है कैरियर्स की वो ज्यादा से ज्यादा होल्स पाए जाते हैं जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है। और यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स पाए जाते हैं वो आप लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो चले आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास पीएन जंक्शन क्या होती है डायोड की। आप एमडी गेट की तैयारी करें या पी गेट की तैयारी करें, क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पीएन जंक्शन को क्लियरली तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो चलें बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास पीएन जंक्शन क्या होती है। स्ट्रेस क्या है, स्टार्ट करेंगे
कि हमारे पास पीएन जंक्शन क्या होती है। हमारे अदर्स अकाउंट्स भी आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टिकटॉक है दुआए ज़हरा, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं टीच दुआ को, और फेसबुक पे भी दुआए ज़हरा को फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पीएन जंक्शन क्या होती है? पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर ज्वाइन हो जाए, देखिए थोड़ा ध्यान में टॉपिक को फील कीजिएगा। जब पी टाइप की जो सेमीकंडक्टर मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, अगर हम उन दोनों को ज्वाइन कर दें, पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी और जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी, अगर इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने से स्टूडेंट्स क्या होगा? उनकी जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट होगी, उन दोनों का सम जो होगा, वो जब दोनों मिले हैं, उनकी जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट है, उसको हम कहेंगे पीएन जंक्शन नोड। पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, इसको सिंपलीफाई आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन डायोड। जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके साथ मिले? एन टाइप सेमीकंडक्टर से, वहां पर इन दोनों के सम से एक रिजल्टेंट अरेंजमेंट बनती है, और उसी रिजल्टेंट अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। जब पी पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर ये दोनों आपस में मिले, तो वहां पर एक क्या बन जाएगी? पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये एन जंक्शन डायोड है। इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, और इनकी सिंबल क्या होती है? ये तो सिंपल डायोड है, इसकी सिंबल होती है कि यहाँ पर कुछ आपको एरो होता है और यहाँ पर आपकी पीएन जंक्शन होती है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद डिप्लेशन रीजन क्या होता है? आप टॉपिक तो पढ़े हैं पीएन जंक्शन का, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका डिप्लेशन रीजन क्या होता है। इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे पास डिप्लेशन रीजन क्या होता है? ये आप लोगों के पास पी जंक्शन है, ये आप लोगों के पास क्या है? एन जंक्शन है। अब पी जंक्शन और एन जंक्शन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और जो पी जंक्शन है वहां पर आप लोगों के पास गैप्स पाए जाएंगे, यानी कि वहां पर हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नोट फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो एन जंक्शन एन सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वहां पर गैप्स मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो पी वाला देख रहे हैं, यहाँ पर गैप्स मौजूद है, और गैस मौजूद होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल से लगता बाहर चले गए। अब ये क्या करेंगे? एन वाले जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो दे देंगे पी को, गैप को फिल कर देंगे, और जो पी वाले हैं वो अपने गैप्स को क्या कर देंगे? इनको दे देंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कहाँ पर चले जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और ये पहले खाली थे, इनमें इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे कि जो पी वाला है उसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन होंगे और एन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को क्या कर दिए? डिप्लेट कर दिया, मिला लिया है। तो इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स ये दोनों जब मिले, इन्होंने क्या किया? जिसके पास एन जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया? पी को दे दिया। और पी वाले के पास गैप्स थे, इसने पी वाले ने गैप्स को क्या कर दिया? एन को दे दिया, और ये यहाँ से खाली हो गए। अब प्रोसेस कैसे होगा? अब स्टूडेंट्स ये मिलेंगे कैसे? अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की अब रिजल्ट आएगा। इसके अंदर ये वाले दो होल्स तो खाली हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक डिप्लेशन की लेयर बन जाएगी। उसे आप डिप्लेशन रीजन कहते हैं कि जब भी एन जंक्शन पी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और पी अपने होल्स दे दे एन को, और उसके बाद एक डिप्लेशन लेयर बन जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिप्लेशन लेयर बन जाए, और डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो। उस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस क्या हो? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो स्टूडेंट्स? प्रेजेंट हो। समझे आप लोग? अब जो इलेक्ट्रॉन का एन रीजन है, इलेक्ट्रॉन जो था उसका जो एन रीजन है वो डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा? पी रीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का एन रीजन जो है वो डिफ्यूज होकर चला जाएगा कहाँ पर? पी रीजन की तरफ। ये मैंने अभी आपको बताया। फिर वो जो पी रीजन है वो डिफ्यूज होकर चला जाएगा पी एन रीजन में। मैंने लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है? उसके बाद जो लेयर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, जो वहां पर एक लेयर बन रही है, यहाँ पर आप लेयर देख रहे हैं,
ये लेयर क्या है? डिप्लेशन लेयर है। यहाँ पर ये जो लेयर बन रही है नेगेटिव चार्ज आयंस की और जो पॉजिटिव चार्ज आयन की, और यहाँ पर एक जंक्शन भी क्या हो रही है? अपीयर हो रही है। और ये जो यहाँ पर जंक्शन अपीयर हो रही है, इसे सिंप्लीफाई इसको आप कहेंगे डिप्लेशन लेयर। दिस इज कॉल्ड अ डिप्लेशन लेयर। और जो थिकनेस होती है डिप्लेशन लेयर की, वो भी याद रखनी है कितनी होती है? 10⁻⁻�6 मीटर्स होती है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो अकर होता है पीएन जंक्शन के अंदर जब डिप्लेशन लेयर बनती है, सो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेवलप होता है। उसके बाद जो डिफ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन होल्स की, इलेक्ट्रॉन सोर्स की जो यहाँ पर डिफ्यूजन होती है, उस डिफ्यूजन को सिंप्लीफाई आप कहते हैं पोटेंशियल बैरियर्स। दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल बैरियर्स। आप लोगों से बेटा इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। देखो सही तरीके से आपको नजर आना चाहिए। मेरा यही है कि सही तरीके से आप समझ जाएं। स्टूडेंट्स, इतने जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, हम रिवाइज भी करेंगे इसे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। पहले आप यहाँ पर जर्मीनियम की यहाँ पर आप डिप्लेशन की वैल्यू याद कर लें, वो होती है 0.3। एमसीक्यू उसके अंदर आती है। और जो सिलिकॉन की डिप्लेशन की वैल्यू होती है वो होती है 0.7। ये चीज आपने याद रखनी है। अब फिर से मैं एक बार और, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो याद रखिएगा। जो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो किसके साथ आके जुड़ते हैं, किसके साथ ज्वाइन होते हैं? वो होते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ आके वो मिलते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। सो उनके ज्वाइन होने से एक रिजल्टेंट अरेंजमेंट मिलती है। उसी रिजल्टेंट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन नोड्स कहते हैं। ये चीज आपने याद रखी। उसके बाद हमने देखा कि इसको किस तरीके से डायोड है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे कि पी और एन इस तरीके से आप इसे लिखते हैं। और इसकी सिंबल क्या है? इसकी सिंबल ये है कि एक एरो लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पी और एन जंक्शन क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने एक डिप्लेशन रीजन पढ़ा। हमने ये किया कि जो एन एन जो आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर है, वहां पर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? वहां पर नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। और जो पी है, पी क्या है? वहां से खाली है। यहाँ इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद आपको नहीं दिख रहे। यहाँ पर देखिए ये भी होल खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। यहाँ पर कोई भी होल्स प्रेजेंट, यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये क्या करेंगे? एन वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा पी को, और पी वाला अपने होल्स के किसके अंदर फिल कर देगा? एन के अंदर। सो ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? इनके रिजल्ट में आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलती है। यहाँ पर आप लोग देखें, दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पर दो होल्स तो यहाँ पर खाली होंगे, लेकिन यहाँ पर एक डिप्लेशन की लेयर बन जाएगी। यहाँ पर एक डिप्लेशन की लेयर बन जाएगी। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये जो डिप्लेशन की लेयर है, इसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अकर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन हो गया। यहाँ पर मैंने आपको वर्डिंग के फॉर्म में भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से डिफ्यूज हो जाए पी रीजन के, और जो पी रीजन के हैं वो डिफ्यूज हो जाए पी एन रीजन की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर बनती है नेगेटिव चार्जेस आयन की और पॉजिटिव चार्जेस आयन की। वहां पर एक जंक्शन भी, एक रिश्ता भी, एक जंक्शन, एक रिश्ता भी वहां पर क्या होता है? अपीयर होता है। उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं डिप्लेशन लेयर। उसके बाद जो थिकनेस होती है डिप्लेशन लेयर की, वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस अकर होता है पीएन जंक्शन में, किसके? पीएन जंक्शन में जब पोटेंशियल डिफरेंस अकर होता है बाय द डिप्लेशन लेयर की वजह से क्या होता है? अकरिंग होता है। उस डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन होल्स की है, ये एमसीक्यूज आता है एमडी गेट के अंदर, ये वाला, कि जो डिफ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स, जल्दी नोट कर लें आप लोग। 1 2 3 एंड दैट वाज अ नोट आउट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ब्यासिंग क्या होती है, फॉरवर्ड ब्यासिंग क्या होती है और रिवर्स ब्यासिंग क्या होती है। इसको स्टूडेंट्स हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। आप एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ई गेट की तैयारी करें, आप नीट के स्टूडेंट्स से, क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आप केपीकेएस की बोर्ड से, सिंध की बोर्ड से, बलोचिस्तान की बोर्ड से या सिंध की बोर्ड से, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीच दुआ यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते। चले स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास ब्यासिंग क्या होती है। ब्यासिंग एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा वे होता है जब हम ईएमएफ को कनेक्ट करवाते हैं, ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट करवाते हैं पीएन जंक्शन के साथ, यानी किसी ना किसी बैटरी को हम यहाँ पर अटैच करवाते हैं, किसी ना किसी बैटरी या कोई भी ईएमएफ को वहां पर पीएन जंक्शन के अंदर हम स्ट्रेस अगर कनेक्ट करवाते हैं तो हम उसे ब्यासिंग कहते हैं। ब्यासिंग ब्यासिंग क्या होती है, जब हम पीएन जंक्शन को किसी भी ईएम सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो सिंपलीफाई हम उसे क्या बोलते हैं, ब्यासिंग कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास होती है फॉरवर्ड ब्यासिंग और एक रिवर्स ब्यासिंग। फॉरवर्ड जो ब्यासिंग है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है, ये पी जंक्शन है और ये एन जंक्शन है। अब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि एन जंक्शन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर पी जंक्शन है वहां पर जो खाली जगह है वो यहाँ पर है। देखें, ये आप लोगों के पास क्या है, पी जंक्शन है और ये क्या है, एन जंक्शन है। एन जंक्शन के अंदर आप लोगों के क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, खाली जगह है। सो ये जो है वो अपनी खाली जगह यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स जो खाली कॉर्नर है वहां पर चले जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सो वहां पर एक डिप्लेशन लेयर बनेगी जिसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है, और वो जो डिप्लेशन लेयर है वो इन दोनों के दरमियान में बनेगी, मैंने आपको बताया था। अगर हम सर्किट के सैंपल के हिसाब से यहाँ पर अगर देखें, पी को देखें या फिर एन को देखें, पी एन जंक्शन को देखें या एन जंक्शन, अभी पी जंक्शन में थोड़ा सा एरो आपको नजर आता है और एन जंक्शन स्ट्रेट सिंबल होती है, हमने इनको क्या कर दिया है, बैटरी के साथ अटैच करवा दिया है। और एक याद रखिएगा, हम बैटरी को कैसे कैसे पीएन जंक्शन और एन जंक्शन के साथ बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट करवाएंगे। हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करवाएंगे पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हम यहाँ पर ब्यासिंग, यहाँ पर इसको कनेक्ट करवाएं। देखें, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसे हम पी टाइप से कनेक्ट कराएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम एन टाइप से कनेक्ट कराएंगे। यहाँ पर जो फॉरवर्ड ब्यासिंग होगी उसकी विड्थ क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। फॉरवर्ड ब्यासिंग की विड्थ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम होती है। देखें, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसे आप पी से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसको आप एन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और पी एन में, और पी खाली था, फिर यहाँ पर डिप्लेशन लेयर बनी, और ये सर्किट डायग्राम है। किसकी सर्किट डायग्राम है, फॉरवर्ड ब्यासिंग की। वो सिंपल है, वेट कीजिएगा, ये आपको क्लियर होगा। फॉरवर्ड ब्यासिंग में जो विड्थ होती है वो कम होती है, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स ब्यासिंग। अब रिवर्स ब्यासिंग, और ब्यासिंग क्या है, जब आप पीएन जंक्शन को किसी भी ईएमएफ के साथ कनेक्ट करवा दें, क्या करवा दें, कनेक्ट करवा दें, सो सिंपलीफाई आप लोग उसे ब्यासिंग कहते हैं। ये चीज हमने पढ़ी। अब हम पढ़े हैं कि रिवर्स ब्यासिंग कैसे होगी। रिवर्स ब्यासिंग का भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जब आप पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसे आप कनेक्ट करवाएं, वही एन टाइप से, ये चीज आपने याद रखनी है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आप कनेक्ट करवाएं पी टाइप। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, पी टाइप वाले का पॉजिटिव टर्मिनल था और नेगेटिव टर्मिनल को आप एन के साथ कनेक्ट करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उलट है। यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है उसे कनेक्ट कराएंगे आप एन टाइप के साथ, और जो नेगेटिव वाला है उसे कनेक्ट करवाएंगे पी टाइप के साथ। ये डिफरेंस आपने, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा होगा कि यहाँ पर भी एक पी जंक्शन पी होगा और यहाँ पर जो होगा वो एन
एन सेमीकंडक्टर होगा। पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी नहीं होंगे, खाली खाली जगह, और एन के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ पैरेलल डायरेक्शन में थे तो करंट फ्लो हो रहा होता पी और एन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर बनकर, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इन दोनों की मेरे बच्चे डायरेक्शन अपोज, देखो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपको नजर आना चाहिए, क्लियरली तरीके से नजर आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए टॉपिक। अब ये पी जंक्शन है और ये एन जंक्शन है, ये दोनों जंक्शन है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, आप लोगों को पता है, फिर ये अपने आप को एक्सचेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पर इनकी पी एन जंक्शन की क्या हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से स्टूडेंट्स नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये है कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पर भी बच्चों डिप्लेशन लेयर तो यहाँ पर भी बनेगी, ये नहीं कि आप सोचे कि डिप्लेशन लेयर यहाँ पर भी बनेगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसे हमने कनेक्ट करवाना है एन टाइप वाले के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कराना है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। यहाँ पर जो विड्थ होती है डिप्लेशन की वो ज्यादा होती है, और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। वहां पर जो हमने यहाँ पर हमने देखा था फॉरवर्ड ब्यासिंग, फॉरवर्ड ब्यासिंग के अंदर याद रखिएगा ब्यासिंग डिप्लेशन की डिक्रीज हो रही थी। एमसीक्यूज आता है एमडी गेट के अंदर, व्हाट फॉरवर्ड ब्यासिंग विद डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, इट द डायरेक्शन ऑफ पी एंड एन सेमीकंडक्टर इज पैरेलल। और क्यों डिक्रीज होती है, इस वजह से डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। याद रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, सुबह की लगी पड़ी हूँ, 8 बजे की, अभी मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे सुबह की कंसिस्टेंसी से। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि ये फिजिक्स की मेरा जो वादा है वो सक्सेसफुली पूरा हो सके। आप वॉच ही नहीं करे वीडियो को, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, नहीं पसंद आ रही तो मुझे बता दे, मैं कोई नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर लें, क्लास 12 को पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो आप बता दीजिएगा, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे कोई चैप्टर अपलोड नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। सो ये चीज आपने याद रखनी है, और मुझे कमेंट में लिखना है कि मैम हम आपका लेक्चर पूरा सुनते हैं, आप हमारे लिए, देखो कितने बच्चे हैं जो कि वीडियो को सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वरना स्टूडेंट्स इतनी मेहनत तो आई थिंक आपको कोई टीचर नहीं करवाता, वो भी फ्री के अंदर। हर कोई कहता है कि हम कोर्स करवा रहे हैं 7,000 10,000 2 मंथ में। सो ये चीज आपने याद रखनी है। फॉरवर्ड जो ब्यासिंग है वहां पर ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन सी ब्यासिंग है जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कराते पी टाइप के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कराते एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ। और जो फॉरवर्ड ब्यासिंग है उसकी जो विड्थ है, हमेशा याद रखिएगा, डिप्लेशन लेयर की डिक्रीज होती है, किसकी डायरेक्शन में, याद रखिएगा पैरेलल होती है इनकी तरफ। और यहाँ पर बच्चों है पी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इन दोनों ने अपने आप को एक्सचेंज किया तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। और ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसे कनेक्ट किया जाता है एन टाइप, और जो नेगेटिव टर्मिनल ये थोड़ा अपोजिट है। सो अपोजिट चीजों को आपने क्रिस्टल क्लियर रखना है। इन्हीं में से तो एमसीक्यूज बनते हैं, बाहर से स्टूडेंट्स कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता, जिनकी तैयारी नहीं होती वो बोलते हैं भाई एमसीक्यूज बाहर से आ गया है, बट एमसीक्यूज बाहर से नहीं आते बच्चों। ये आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि अगर आपका टेस्ट है, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे एमडी गेट में एज इट इज ये डायग्राम आती है, आपको शायद कॉन्सेप्ट्स ना बताने जाए, ईकेट में भी आती है, डायग्राम आती है और पूछा जाता है ये रिवर्स बेसिंग की है या फॉरवर्ड बेसिंग की है, आपने पहचानना कैसे है,
अगर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी पी एन जंक्शन की, तो आप कहेंगे कि ये डायग्राम है फॉरवर्ड इसकी बेसिंग की। उसके बाद अगर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दी जाए, ये डायग्राम नहीं पूछी जाएगी जो मैंने आपको बताया कि डिप्लेशन लेयर, ये नहीं आएगी, ये डायग्राम एज इट इज आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस बेसिंग से सवाल आता है। बेसिंग में से एक या ये आ सकता है कि बेसिंग में से करंट फ्लो करता है, दे कैन नॉट करंट फ्लो, आपको पता है रिवर्स बेसिंग के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो करता है। और एमसीक्यूज ये भी आपको बताया कि फॉरवर्ड बेसिंग की जो डिप्लेशन की है वो कम होती है और यहाँ से ज्यादा होती है। ये चीजें आपने याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को, समझे या समझाऊं? ये एज इट इज आपको इस तरीके से, अगर डायरेक्शन आपको अपोजिट बताई जाती है तो अपोजिट यानी कि रिवर्स बेसिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, रिवर्स बेसिंग हो रही है, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये भी एमसीक्यूज आपको एज इट इज ये वाली लाइन भी दी जा सकती है जो बोर्ड के ऊपर लिखी है। बी प्रिपरेशन आप लोगों ने रहना है, इसको इस टॉपिक को भी आपने फील करते जाना है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज इंपॉर्टेंस किरदार अदा करे। तो चले आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन क्या होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं या ईकेट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की, आज क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन, अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और व्हाट्सएप चैनल टीच हुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो बिना देरी किए हम पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टिफिकेशन क्या होती है। क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रेक्टिफिकेशन यही तो हमारा टॉपिक है, यही तो हमारा पीएमडीसी के अकॉर्डिंग भी यही हमारा क्या है टॉपिक था, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहे थे। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इससे आप एसी से चेंज करते हैं करंट को, किसमें, डीसी में, यानी आप एसी से करंट को चेंज करें डीसी में, ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव करंट, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। में डायरेक्ट करंट वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन में दो पोर्शन है, डीसी और एसी। डीसी आपको पढ़ा दिया, अभी एसी रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अल्टरनेटिव करंट को चेंज करें डायरेक्ट करंट में, दिस प्रोसेस का रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के अंदर एक हमारे पास होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये सवाल आपके एमडीकेट टेस्ट के अंदर आते रहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को पढ़ना एक काबिल स्टूडेंट का बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में याद रखिएगा, क्लियर तरीके से आपने याद रखना है, जो आपकी पीएन जंक्शन का जो डायोड है वो क्या हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है एसी वेव से। पीएन जो जंक्शन का डायोड है वो रेक्टिफाई हो जाता है अल्टरनेटिव करंट की वेव से। कैसे, हम यहाँ पर देखे थे, जब आपका पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफाई हो जाए एसी वेव में, उसे आप कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव करंट में ये चीज आपने देखी होगी कुछ इस तरीके से, जहां पर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। ये चीज स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो अगर वो हाफ साइकिल में आके रुक जाए तो सिंप्लीफाई आप उसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अगर एक वेव हो और जो दूसरी जो वेव है वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए, उसे आप कहते हैं हाफ वेव। एक पूरी वेव जा रही थी लेकिन एक पूरी वेव ने क्या किया, कुछ इस तरीके से स्ट्रेस क्या किया, ट्रेवल किया। और जब इस वेव ने कुछ इस तरीके से ट्रेवल किया तो सिर्फ जो हाफ वाली है, सिर्फ हाफ तक इसने क्या किया, करंट को ड्रॉ किया एसी वेव वाले को। उसके बाद जो अदर करंट की वेव थी उसने इसको करंट नहीं दिया और उसे कैंसिल कर दिया। कैसे, इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या इनपुट ऐसी है, इसका टाइम के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसका टाइम के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पर इनपुट ऐसी हमने दिया है इस वेव को। अब ये जो हमारे पास इनपुट ऐसी वेव है ये हम देंगे, ये क्या है, डायोड है।
ये पी जंक्शन है, ये आउटपुट डीसी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जब आगे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है तो बिजनेस के चलने से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसे ही एक तरह की यूट्यूब है, आप इसके ऊपर मेहनत करते जाएं, जिस दिन आपकी एक भी वीडियो वायरल हो गई उस दिन आपका नाम पूरी दुनिया में आम होगा। सो इस तरीके से यहाँ भी अगर आपने किसी चीज को पाना है, अपना नाम बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कोई चीज मिलती ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। दिस इज द वर्किंग। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अगर आपने बिजनेस करना है तो आप थोड़े पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे और जब आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे आपका बिजनेस चल गया तो आप करोड़पति क्या अरबपति बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पर टॉपिक है कि यहाँ पर हमें ऐसी वेव की इनपुट देनी पड़ रही है और यहाँ पर वही ऐसी वेव जो है वो हमें आउटपुट यानी हमें फायदा दे रही है। हम इसको दे रहे हैं, पहले हम थोड़ी सी इनपुट ऐसी वेव को यहाँ से, ये देखें इनपुट ऐसी वेव है, इसको हम दे रहे हैं। ये पूरा जो सर्किट है यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट डीसी लगा हुआ है और यहाँ पर पी जंक्शन लगी हुई है। सही, ये पी जंक्शन एन जंक्शन भी, पी जंक्शन भी यहाँ पर लगी हुई है। सो जैसे ही हमने इनपुट ऐसी वेव इसके अंदर भेजी तो इनपुट ऐसी वेव ने हमें क्या दे दिया, आउटपुट ऐसी वेव दे दिया। सो ये चीज आपने याद रखनी है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर ये जो वेव है ये हाफ साइकिल करेगी, कंप्लीट साइकिल नहीं करेगी, क्योंकि आधा साइकिल यहाँ से क्या हो जाता है, वेव से कैंसल हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, याद रखने, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें, डायोड जो है वो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करता है, ये एमसीक्यूज आता है कि बताएं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट वर्क द डायोड। तो बताएं डायोड कैसे काम करेगा, याद रखिएगा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बेस काम, मैं आपको बेसिंग पढ़ा चुकी हूँ, बेसिंग का टॉपिक अभी अभी पढ़ा है, सुबह से पढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा ये क्या थी, फॉरवर्ड बेसिंग थी। जब डायोड वाला अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अगर वो नेगेटिव हाफ साइकिल करता है तो कंडीशन रिवर्स हो जाती है। कंडीशन आर रिवर्सिंग, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, बी प्रिपरेशन। सो ड्यूरिंग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बेस की तरफ होता है। और अगर हम बात करें आउटपुट सिग्नल की, तो आउटपुट सिग्नल वहां पर हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई, सिग्नल ऑब्टेन्ड हुए। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर ले, किसकी बात कर ले, नेगेटिव हाफ साइकिल की। सो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो आपका डायोड होगा वो रिवर्स बेस की तरफ होगा। यहाँ पर डायोड बेस की तरफ था, बेस की तरफ था, और क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल था। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात की, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। दिस इज द डायरेक्शन आर अपोजिट माय बच्चे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद जो आउटपुट सिग्नल है वो तो हमें मिलेगा ही नहीं, बोलते हैं ना लेना फिर देना, फिर देना फिर लेना, दिस इज वेरी बेसिक प्रोसेस। सो ऐसे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इफ अगर ये यहाँ पर हमने इसको किसी ना किसी लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम है हमने इसको किसी ना किसी लोड के साथ अक्सर कनेक्ट किया होगा। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जिस कंडक्टर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी आप लोगों के पास कंडक्टर के अंदर, मैं आपको अगर बताऊं किसी भी चीज के अंदर जहां पर ये इनपुट और आउटपुट आपको मिल रही है, अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बात करती हूँ कि रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा आपकी बेसिंग होगी। रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस ऑफ द लोड जितनी जितनी ग्रेटर होगी, देखिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रही थी ना, ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर, अब देखो भाई हमारी लाइट कभी बहुत ज्यादा डिम हो जाती है, कभी हमारी लाइट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर ने कंडीशन को सुटेबल रखना होता है। अगर कोई लाइट डिम है उसे सही करना, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को कम करना, दिस वर्क हाउ व्हाट द ट्रांसफार्मर वर्क।
इसमें ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कभी कभी हमारी लाइट डिम हो जाती है, तब ट्रांसफार्मर में कोई चीज खराब हो जाती है। बच्चों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट को फील करना है। वैसे फिजिक्स मुश्किल होती है, लेकिन पढ़ते जाओ फिजिक्स आसान हो जाती है। सो यहाँ पर देखें, रेजिस्टेंस ऑफ लोड मस्ट 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 बी ग्रेटर देन अ ब्रेसिंग। ब्रेसिंग से क्या है, ग्रेटर है। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ द रेनिफिकेशन सॉरी रेक्टिफिकेशन वो होती है 14%। ये बहुत बड़ी डेरिवेशन के बाद आपको ये आंसर मिलता है। उसके बाद याद रखें, जब रेजिस्टेंस बराबर होगी ब्रेसिंग के, सो वहां पर जो इफिशियंसी होगी वो 20.3% होगी। इतना आप लोग नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। सब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। पहले तो ऐसा होता था कि उसमें ऐसी वेव निकल रही थी, उसका पॉजिटिव साइकिल तो कंप्लीट हो रहा था, लेकिन नेगेटिव साइकिल क्या हो रहा था, कट हो रहा था। ये हम चीज पढ़ने वाले हैं कि अब नेगेटिव साइकिल्स भी कट ना हो, उसके लिए हम अब प्रोसेस को क्या करने वाले हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। यानी कि रेक्टिफिकेशन ऐसी जिसमें बोथ हाफ साइकिल हो, एक साइकिल पॉजिटिव भी हो और एक साइकिल नेगेटिव भी हो। सही, पहले क्या था, हाफ साइकिल था, बोथ साइकिल नहीं थी। अब जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो ऐसी रेक्टिफिकेशन है जहां पर बोथ साइकिल्स क्या होते हैं, रेक्टिफाइड होते, दोनों पॉजिटिव साइकिल भी मौजूद होता है यहाँ पर और नेगेटिव साइकिल भी यहाँ पर क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम देखना चाहे, यहाँ से फिर हम क्या देंगे, एक इनपुट एसी वेव देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको इनपुट एसी वेव दी, अब मुझे बोथ साइकिल्स को मैं कैसे यहाँ पर रेक्टिफाइड करूं, तो मैंने यहाँ पर दो डायोड लगाए हैं। मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ये जो सिंबल है ये किसकी सिंबल है, ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म क्यों लगाया, ताकि वोल्टेजेस बढ़े या कम ना हो, एक जगह पे मैक्सिमम रहे और इसकी इंफिनिटी ऐसे ही कायम रहे। इस वजह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो डायोड दिए हैं, ताकि हमें पॉजिटिव स्टूडेंट साइकिल भी मिल सके और नेगेटिव भी मिल सके। सही, तो यहाँ से इनपुट एसी वेव यहाँ से इसके अंदर गई है और यहाँ पर क्या है, ये वाली सिंबल किसकी है, डायोड की। दिस इज योर डायोड। इस तरीके से यहाँ से ये एसी वेव, यहाँ से इनपुट एसी वेव गई और कुछ यहाँ पर आई, है स्टूडेंट्स। तो ये D1 डायोड है, ये D2 डायोड है। इतना आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से ये इसके अंदर गई, हमने दो डायोड्स यहाँ पर क्या किए, प्लेस किए, ताकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स दोनों मिल सके। अगर हम यहाँ पर फिर से एक बार देखें, तो जो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर जो कपलिंग होती है वो क्या होती है, इसको पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है वो प्रोवाइड करती है दो एडवांटेजेस को। दो एडवांटेजेस, कौन से दो एडवांटेजेस, यहाँ पर देखिएगा, इट स्टेप डाउन एंड इनपुट इज एसी वोल्टेज नीडेड। यानी एक ऐसा वो प्रोवाइड करती है दो एडवांटेजेस को, एक स्टेप डाउन और इनपुट एसी वोल्टेज से। यानी कि ये पूरा फेनोमेना किसके ऊपर चल रहा है, ट्रांसफॉर्म कपलिंग। कपलिंग क्या है, जो दो एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, एक स्टेप डाउन, पहले क्या हो रहा था, स्टेप डाउन हमें नहीं मिल रहा था, अभी हमें सारे जो है वो मिल रहे हैं। इनपुट वोल्टेजेस की हमें क्या थी, जरूरत थी, पहला इसका एडवांटेज। अब इलेक्ट्रिकल जैसे ही हम आइसोलेट करते हैं किसी भी रेक्टिफायर को, तो हमें जो एसी वोल्टेज होते हैं, चलो इनसे हमें कोई तो फार्मा हुआ, ये जो हमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग हमने लगाई है सर्किट्स के अंदर, इससे हमें कोई तो फायदा हुआ कि हम यहाँ से शॉक से बच सकते, झटका जो लगता है जिसकी वजह से लोगों की जानें भी चली जाती हैं, हैजर्ड से बचाएगी ये। और उसके बाद ये सेकेंडरी जो सर्किट्स हैं उससे भी हमें क्या करेगी, बचाएगी। उसके बाद अगर देखें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब डायोड D1 क्या होता है, डायोड D1 होता है फॉरवर्ड बेस की, यानी कि सेम डायरेक्शन होती है। उसके बाद डायोड D2 इसकी रिवर्स बेस होता है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगर आउटपुट सिग्नल की बात करें, इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है ये ऑब्टेन होता है P1 से ओनली। अगर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो जो डायोड 1 है वो रिवर्स बेस होता है, डायोड 2 फॉरवर्ड बेस होता है। आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन होते हैं सिर्फ D2 से। ये चीजें स्टूडेंट्स क्या करनी है, आपने याद रखनी है और इसे नोट कर लें। इसे नोट कर सकते हैं 1 2 3 एंड